इंट्रोड्यूस अ कंपैरिजन बाय इजराइल एंड हमास। जिस तरह इजराइल और हमास ने अपने कैदियों के साथ सलूक किया, जैसे कि आप शुरू ही में देख सकते हैं, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहाँ दुश्मन फौज का सिपाही आपके माथे पर चूम रहा और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि टॉर्चर की वजह से किस तरह एक फलस्तीनी की पीठ पर पूरा केमिकल रिएक्शन हो गया है। सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह इजराइल ने सलूक किया है। तो अब तक के 2023 7 अक्टूबर से अब तक के कुल 60 फलस्तीनियों को सिर्फ टॉर्चर की वजह से वो इजरायली कैदखानों में शहीद हुए हैं। इसके अलावा कोल्ड वेदर को भी इसने एक टूल ऑफ टॉर्चर के तौर पर इस्तेमाल किया है। और देख सकते हैं कि जब रिलीज़ किया है तो किस तरह उनके हाथों में हथकड़ी पहनाई है और उनके हाथ गर्दन के ऊपर बांधे हुए हैं और एकदम जुल्म वो बर्बरियत उनके साथ मचाई है। इसके अलावा ये इंसानी हुकूक के अलंबरदार कहाँ है? अगर यही सलूक फलस्तीनी या हमास इजरायली लोगों के साथ करते तो पूरी दुनिया भी पैरों पर आकर खड़ी होगी कि कितना जुल्म किया जा रहा है। लेकिन आज जब आखिरी मोमेंट तक, जब तक फलस्तीनी रिहा हो रहे तब तक उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, लेकिन अक्सर बड़े मीडिया हाउस सब खामोश हैं। जितने लोग रिलीज हुए हैं हर एक पर साइन टॉर्चर की साइन है और जो रिहा हो रहा है उनको अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। डॉक्टर्स के साथ भी बेइंतहा बुरा सलूक किया गया है। साम अबू साफिया जो कि कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनको भी अभी तक के फोर्सफुली डिटेन किया गया है। इसके अलावा उनको बराहना करके ले जाया गया और उनको हेल्थ फैसिलिटीज देने से भी इनकार किया गया। ये एक और एग्जांपल है उनके जुल्म की के देख सकते हैं आप कि जिन फलस्तीनियों को रिहा किया जा रहा है उनको एक टी शर्ट ज़बरदस्ती पहनाई जा रही है जिस पर एक जेविश स्टार लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगेट। ना हम भुलाए जाएंगे, ना हम भूलेंगे, ना हम माफ़ करेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह हमास ने ट्रीट किया इजरायली कैदियों को। तो आप उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हमास ने उनके साथ सलूक किया है। हमास ने बाकायदा हर मरतबा स्टेज बनाकर इजरायली कैदियों को रिहा किया है। अब जो दुश्मन के सिपाही हैं उनको भी हमास ने भी अच्छे से रिहा किया है। हर एक को जैसे कि आप देख सकते हैं गिफ्ट के साथ रिहा किया है, उनको एक बैग दिया है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया है कि वो हमास की कैद में रहे हैं। और उनके मुस्कुराते चेहरों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हमास ने उनके साथ सलूक किया। ये और है, अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने एलिगेशन लगाया था कि हमास ने अच्छा सलूक नहीं किया और बीबास की जो फैमिली है उनको हमास ने खुद मारा है। तो इसके जवाब में हमास ने फोटो पोस्ट किया और कहा कि एक इजरायली कैप्टिव जो आई थी 7 अक्टूबर को, जिसको लाया गया था, उसके साथ कुत्ता भी था, तो उस कुत्ते के भी साथ अच्छा सलूक किया गया। एक ये एगनबर्गर नाम की सिपाही थी, तो उसको भी कैद खाने के दौरान ड्यूरिंग कैप्टिविटी उसके साथ अच्छा सलूक किया गया। उसको यहूदियत मतलब रोज़ा रखने की इजाज़त दी गई। एक सिदूर नाम की जो प्रेयर बुक होती है उसको वो प्रोवाइड की गई। उसने कहा है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सब के बावजूद ये सब अरेंज किया है। पिछले 500 दिनों से, उससे ज़्यादा दिनों से इजराइल ने हालांकि गाज़ा में एड नहीं जाने दी है, वहाँ गाज़ा के लोगों को अपने खाने के लिए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया है। और चूँकि हम मीडिया के स्टूडेंट हैं तो ये भी देखना ज़रूरी है कि एक तरफ तो जहाँ इजराइल ने गाज़ा के लोगों के साथ जुल्म किया है, तो उसी तरह मीडिया ने भी नाइंसाफ़ी की है। हर जगह आप कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, कोई भी हेडलाइन देख लीजिए, हर जगह फ़लस्तीनियों के साथ प्रिजनर्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और इसकी जगह हमास इजरायलियों के लिए हॉस्टेज का इस्तेमाल हुआ है। ये एक कार्टून है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे आप इस पर आपका क्या ख्याल है, आप सोचिए कि किस तरह ये हुआ। टी-शर्ट आप आपके जो प्रेजेंटेशन में से पहले आपके लिए माइक को नजदीक करो। मेरे सुपरविजन
डॉक्टर सर्वरीज अफसर है और मेंटोर जो है नुसरत आफरीदी। तो मेरा जो टॉपिक है मॉब लिंचिंग केसेस इन 2024, इससे रिलेटेड जाना है कि मॉब लिंचिंग क्या होता है और इनके क्या क्या वजूहत है और 2024 में क्या क्या केसेस हुए हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट लाइए ना, इसमें क्या हो। तो व्हाट इज मॉब लिंचिंग? लिंचिंग के माने होता है कि जब कोई एक गिरोह जो है, ये एक तशद्दुद की एक शक्ल है, वह किसी फर्द को जो है शक की बुनियाद पर या उस पर जुर्म साबित ना हुआ उसे घेर कर मार देता है, उसे मौत की घाट उतार देता है। और ये वर्ड जो है ये चार्ल्स लिंच से माखूज है, जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान जो है एक तरह का वो कोड बनाया था जो लोयलिस्ट थे उन्हें फांसी की सजा देते थे। केसेस इन 2024, सीसीएस की रिपोर्ट है कि 12 इंसिडेंट्स जो है दर्ज हैं 2024 में लिंचिंग है, जिसमें कि 10 की मौत वाकई हुई है। इसमें एक हिंदू, एक क्रिश्चियन है और 8 मुस्लिम है। 6 ऐसे हैं जिसको इस बुनियाद पर मार दिया गया है कि वह गाय से उसकी स्लॉटरिंग करते हुए या गौ रक्षक जो है उसे शक की बुनियाद पर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया है। और अदर केसेस जो है उनमें इंटरफेथ रिलेशनशिप जो बैन मजहबी रिश्ते हैं उसके बुनियाद पर ये सामने आया। जोग्राफिकली देखें तो महाराष्ट्र में 3 और छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 2 और कर्नाटका में एक केस रिकॉर्ड किया गया। विक्टिम्स ऑफ मॉब लिंचिंग, इसमें जो है मोहम्मद फरीद है, ये अलीगढ़ का मामला है जिसमें कि इन्हें चोरी के शुबा की बुनियाद पर जो है इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं सलमान घोड़ा है, ये आनंद गुजरात का मामला है जिसमें कि फाइनल मैच के दौरान गुजरात में इन्हें मारा जाता है और इनकी मौत हो जाती है। आर्यन मिश्रा जो कि एक हिंदू है, इन्हें इस बुनियाद पर मार दिया जाता है कि कुछ गौ रक्षक होते हैं और उनका ताक़ुब करते हैं, उन्हें लगता है कि ये गौमांस खरीद रहे होते हैं, इस पर वो मार देते हैं, उन्हें वो शूट कर लेते हैं। साबिर मलिक इनके साथ ये हादसा होता है। ये वेस्ट बंगाल के, वो हरियाणा में थे और ये कंज्यूम करते हुए गौमांस कंज्यूम करते हुए मालूम हुए और इन्हें मार दिया गया। हाजी अशरफ मियां, ये जो है महाराष्ट्र में एक ट्रेन में इनके साथ हादसा पेश आया जब ये गौमांस को नहीं ले जा रहे थे, वो भैंस बुफेलो गौमांस ले जा रहे थे क्योंकि वहाँ लीगल है और उन्हें इस बुनियाद पर मारा जाता है, पीटा जाता है बहुत बेरहमी तरीके से। और उसका जाहिद है, ये झुंझुनू राजस्थान का मामला है, इन्हें चोरी के चार्जेस की बुनियाद पर इन्हें मौत के घाट उतारा जाता है। उसी तरह क्रिश्चियन फैमिली पर हिंदू पर अटैक होता है जिसमें कि एक क्रिश्चियन की मौत हो जाती है। मॉब लिंचिंग अंडर भारतीय न्याय संहिता, अब हमारे न्याय संहिता जो कि IPC 1860 का कानून है बदल दिया गया है। इसमें क्या है, इसके प्रावधान है, तो इसमें अगर कोई ऐसा जुर्म करता हुआ या ऐसा पाँच या 5 से ज़्यादा को पाया जाता है, चाहे नस्ल की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, शनाख्त की बुनियाद पर हो, जिन्स की बुनियाद पर हो और भी दीगर, अगर किसी फर्द को मारता है उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उन्हें जो है इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मौत की सजा सुनाई जाएगी या तो और फाइन भी उनके होगा। कंक्लूजन ये है कि ये हमारे कल्चर के लिए, शनाख्त के लिए बहुत खतरा है और ये अक्सर जो है हम देखते हैं कि एक प्रोपेगेंडा के तहत लोगों के अंदर भर दिया जाता है, उनके अंदर डर पैदा किया जाता है, उनके अंदर गाय को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये मामले आते हैं और लव जिहाद जैसे मामले जो है इस सब के पास जो की वजह बनती है। टोटल 12 मुस्लिम्स 8। कॉमन ये मुस्लिम में उस पर शुबा है कि शनाख्त की बुनियाद पर और गौ रक्षक की बुनियाद पर जो उनको मारा गया, जो ऐसा कोई किसी के फ्रीज में पाया गया और कोई अगर जा रहा है, शुबा हुआ कि वो गाय का गोश्त ले जा रहा है, इस बुनियाद पे जो उन्हें मारा गया, पीटा गया। ज़्यादा इसमें मुस्लिम हैं। फाइन कितना लगेगा? फाइन कुछ वैसे ही बताया ना? फाइन का तो इस मैंने देखा, मैंने इसलिए फाइन के बारे में क्लियर सजा क्या है? सजा ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और यानी तो मौत की सजा है, और इसके अलावा फाइन की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया है और मेरे
इम्पोर्टेंस ऑफ अपस्किलिंग। और मैंने ये प्रेजेंटेशन मिस्टर मेराज सर और सालिया दी के सुपरविजन में बनाया है। तो अपस्किलिंग क्या है? ये एक नई बेसिक डेफिनेशन अपस्किलिंग का ये है कि हम एक नई स्किल सीखें या फिर हमें कोई स्किल जो पहले से आता है वो हम इम्प्रूव करें, जो हमारे वर्क लाइफ में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाए। जैसे कोई मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख ले, या फिर कोई हेल्थ केयर एड है तो वो सर्टिफाइड नर्स बन जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ अपस्किलिंग, ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है। हमारे अंदर जितना स्किल होगा हमें उतना मतलब जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और अपने प्रोफेशन में और अच्छा परफॉर्म करने में मदद करता है, जिससे इंडिविजुअल अपने जॉब से सेटिस्फाइड फील होता है। अब स्किलिंग के थ्रू एम्प्लॉय अपने इंडस्ट्रीज में आने वाले चेंजेस को आसानी से एडॉप्ट कर सकता है। की एरियाज ऑफ अपस्किलिंग, कौन सी एरियाज है जिनमें हम नई स्किल सीख सकते हैं? डिजिटल लिटरेसी यानी कि AI, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल, इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेटेजी फॉर अपस्किलिंग। मतलब हम लोग कहाँ से ये इसको अपने नई स्किल को सीख सकते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज में सीख सकते हैं, वर्कशॉप वेबिनार अटेंड करके सीख सकते हैं, और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, मतलब हम लोग कुछ करके और इंटर्नशिप करके सीख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग, मतलब हम लोग बुक पढ़ के या फिर कुछ रिसर्च करके सीख सकते हैं। कंक्लूजन, मतलब ये हमारे करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जितना अपने स्किल को डेवलप करने में इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी सक्सेस की चांसेस ज़्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनाउल्लाह है और आज मैं जिस टॉपिक के सिलसिले में बात करने के लिए जा रहा हूँ वो है मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर वीडियो एडिटिंग। हम मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और हम सबको बहुत सारे स्किल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उन स्किल में से एक है वीडियो एडिटिंग। ये बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो करियर बनाना नहीं चाहते, लेकिन उसको कुछ ना कुछ आना चाहिए ताकि अगर कभी भी फील्ड में आए और उसको इस एडिटिंग के लिए कुछ दिया जाए तो वो पीछे ना हट पाए। तो मैं आज आपके सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को लेकर आया हूँ, लेकिन उनमें से सिर्फ मैं 5 सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँगा। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और ये सारे मोबाइल एप्लीकेशंस है। जो बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो हम एडिटिंग कैसे सीखेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, आप मोबाइल से भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। मोबाइल में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हाई लेवल के लिए भी एडिटिंग फराहम करता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इनमें से किसी एक को भी उठाकर आप अपना एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। अब मैंने टॉप 5 को चुना है। मैंने टॉप 5 इसलिए चुना है कि आप प्ले स्टोर का जो रेटिंग दिया हुआ है और जो डाउनलोड है उसको देखकर मैंने टॉप 5 को चुना है। पहला जो है वो है InShot जो 4.5 रेटिंग है और इसका जो डाउनलोडर है वो है 50 करोड़। उसके बाद सेकंड नंबर पे है VN का 4.6 रेटिंग है और इसका डाउनलोडर है 10 करोड़। इसी तरीके से अगर आप तीसरा नंबर पे है पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटर जिसका रेटिंग है 4.4 और डाउनलोडर है 10 करोड़। और फोर्थ पे है काइन मास्टर जिसका रेटिंग है 4.3 और डाउनलोडर है 50 करोड़। और लास्ट में हम रखा है वीटा को जिसका रेटिंग है 4.4 और डाउनलोडर है 10 करोड़। तो मैं सबसे पहले मैं आपको InShot के बारे में बता दूं कि InShot जो है ये सोशल मीडिया के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। सोशल मीडिया के लिए अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के लिए हो, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए हो, तो InShot आपके लिए बेहतर होगा। इसमें जो बेसिक फीचर होते हैं वो 5 से पाया जाता है: कट, ट्रिम, स्प्लिट एंड मर्ज वीडियो। क्योंकि
ये बेसिक है, ये सब में पाया जाता है। इसमें अक्सर जो काम होता है हमारा लो लेवल वाला काम इसको हो जाता है। इसके बाद इसमें इफेक्ट्स वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है, और टेक्स्ट और स्टिकर के लिए भी बहुत सारे स्टाइल तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसमें जो है कि इसमें एक ही लेयर पर काम कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है कि आप इसमें मल्टी लेयर पर काम नहीं कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आपको वाटरमार्क मिलेगा, और इसका अगर आप विदाउट वाटरमार्क आप वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। उसके बाद है कि की फ्रेम फीचर। इन शॉर्ट में की फ्रेम फीचर जो हाई लेवल का होता है वो नहीं है, थोड़ा सा है, जस्ट लो लेवल का काम के लिए। उसके बाद वीएन ये सबसे बेसिक लेवल का सॉफ्टवेयर है, जिसमें अगर कोई भी नया कोई शख्स अगर वीडियो एडिटिंग करना चाह रहा है, उसको सीखना चाह रहा है, तो अपने हाथ पर कंट्रोल कर सकता है कि वीएन बेसिक लेवल का वीडियो एडिटिंग फराहम करता है। और इसमें होता है कि इसमें मल्टी लेयर पर आप काम कर सकते हैं, जैसे कि InShot में था कि एक ही लेयर पर काम कर सकते हैं, और इस वीएन में है कि आप एक लेयर मान लीजिए कि वीडियो के लेयर पर काम करें तो उसी लेयर पर आप मल्टीपल वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन InShot में ऐसा नहीं था। उसके बाद इसमें ट्रांजैक्शन इफेक्ट वगैरह भी मिल जाते हैं। इसमें एक जो डिसएडवांटेज है कि इसमें है कि लेस देन प्रोफेशनल टूल्स जो पावर ट्रैकर और काइनेमेटिक में जो एडवांस फीचर्स जो पाए जाते हैं वो वीएन में नहीं है, क्योंकि फ्री वर्जन में फिर भी बहुत सी चीज़ें आपको दे देता है। उसके बाद है पावर डायरेक्टर। अगर आप हाई क्वालिटी प्रोफेशनलिज्म की तरह वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप पावर डायरेक्टर तो ये काइनेमेटिक यूज कर सकते हैं। ये इसमें भी मल्टी लेयर पर आप काम कर सकते हैं। इसमें जो की फ्रेम है ये बहुत अच्छा हाई लेवल का है। आप तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप शॉर्ट कंक्लूजन मेरा ये है कि अगर आप सोशल मीडिया के लिए अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप InShot या वीडियो यूज कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लेयर नो वाटरमार्क अगर यूज करना चाहते हैं तो वीएन यूज कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल एडिटिंग करना चाहते हैं तो पावर डायरेक्टर काइनेमेटिक यूज कर सकते हैं। और ट्रेंड में जो वीडियो चलता है उसके लिए अगर आप टेम्पलेट वगैरह चाहते हैं तो आप Fruita को यूज कर सकते हैं। थैंक यू। आप कौन सा यूज करते हैं? वीएन और कैपकट। मुझे इंटरेस्टिंग है उसमें, बट आप कभी जरूरत पड़ती है मतलब कौन सा सजेस्ट करें? सर मैंने कुछ बता दिया कि अगर आपने सारा बता दिया, मतलब उसमें हमें समझ में नहीं आया। तो डिपेंड करता है कि सर सामने वाला किस तरह का एडिटिंग जानता है। अगर जरूरत उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कैरियर बनाना नहीं है जी, तो चाहते हैं कभी कुछ वीडियो एडिट करो। जी Myself Shekashi, I am a student of BA second semester. I am here to be given presentation on the topic of controversial documentaries in India. इसका हम एक क्रिटिकल ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री होती क्या है? डॉक्यूमेंट्री इज अ फिल्म दैट शोज रियल लाइफ स्टोरीज एंड इवेंट्स फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड ट्रूथ। डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म होती है जो रियल लाइफ स्टोरीज इवेंट्स को दिखाती है, उस पर बेस्ड होती है। इसका एक क्रिटिकल ओवरव्यू दे रही हूँ। कंट्रोवर्सी क्या होती है? कंट्रोवर्सी वो होती है controversy in India is often defined within the context of its complex socio-political climate. Documentary that challenge the status quo, questions authority of expose sensitive topics can trigger significant backlash. The Indian documentary landscape. इंडिया में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का दायरा बड़ा है। इंडिया डिफरेंट डाइवर्स इश्यूज और उसके पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर कर रहा है। ये फिल्में सोशल इश्यूज पर क्वेश्चंस करती हैं। अक्सर जो बड़े नैरेटिव्स हैं वो सेट किए गए रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हमें दिखाया जाता है उनको चैलेंज करनी है, और जो सिस्टम में इनइक्वालिटी है उस इश्यूज को भी एक्सपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियाज डॉटर दिल्ली गैंग रेप, जिसे हम दिव्या हैदराबाद के नाम से ही जानते हैं। लेस्ली की ये डॉक्यूमेंट्री है जो 2015 में आई थी। ये डॉक्यूमेंट्री जेंडर वायलेंस को उभारता है। इस डॉक्यूमेंट्री इस गैंग रेप के एक रेपिस्ट का
इसको देख के लोगों को काफ़ी गुस्सा आया, जोश आया, तो इस वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया और इसको सर्कुलेट करने से भी रोक दिया गया। कंक्लूजन, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इम्पॉर्टेंट सोशल इशूज़ को और पॉलिटिकल इशूज़ को हाईलाइट करती हैं, जर्नलिज्म की जो ज़रूरत है उसको एम्फसाइज करती हैं और पावर में बैठे लोगों के अकाउंटेबिलिटी को यानी उनकी जिम्मेदारी को भी क्वेश्चन करती हैं। थैंक यू सो मच। मेरा टॉपिक है विकीलीक्स। विकीलीक्स ऐसा मतलब विकीलीक्स का कॉन्सेप्ट क्या था? ऑर्गेनाइजेशन था, जो जर्नलिस्ट है वो पब्लिशर है, या तो खुद को पब्लिशर मतलब कहते हैं कि हम पब्लिश करते हैं चीज़ों को, और लोगों का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन तरीके से काम करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए ये गवर्नर के जो गवर्नमेंट होते हैं, जो उसके पावर में होते हैं, उनकी चीज़ों को फराहम करता है, मंजर आम कराता है। उनका ये मानना है कि जो भी पावर में है वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके का काम कर रहे हैं, नकल की कोशिश कर रही है कि उनसे जो आवाम है, आम आवाम, उनमें किसी न किसी तरीके की ख्वाहिश पैदा हो रही है। इसीलिए वो गवर्नमेंट के खातर से जो हुकूमत होती है, उसके जो दस्तावेज होते हैं उसको वो लिखते, उनको आवाम मंजर आम पर लाते हैं, उनको वो लिख भी दिया, वो कहते हैं पब्लिश करना चाहिए। लोगों को कहना ये सवाल है कि वो इन्फॉर्मर है जैसे पब्लिशर है। वो कहते हैं कि हम पब्लिश करते चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे मंजर आम पे नहीं आ पाई है। जैसे आप अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर, और जैसे अफगानिस्तान वॉर में तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास की दस्तावेज उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला है। इसी तरह से इराक वॉर में 75,000 दस्तावेज उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला है। ये विश्व यानी आगाह करना है, किसी भी चीज़ों को आपके मंजर आम पे लाया है, इनको इस्लाम से पुकारा जाता है। इनका मानना यह है कि जो सिटीजन है उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो आप हुकूमत में रह के कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आवाम के अंदर और आवाम की जो ताकत है अपना अंदर सर्व कर ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें वो ट्रांसपेरेंसी में होनी चाहिए। आप हमारे लिए कह रहे हैं, आप हुकूमत में आ रहे हैं, आवाम के रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उनके बीच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आवाम तक भी ये बात को पहुँचे कि आप किस तरह से कौन सा काम कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से वो दस्तावेज़ात उनके हाथ रखते हैं, उनको पब्लिश करते हैं। सवाल ये है कि क्या एथिकली सही कर रहे हैं आवाम के बीच जो एक रूल रेगुलेशन जो एथिक्स है, क्या उसके मुकाबले सही कर रहे हैं, या जर्नलिस्टिक स्किल के पॉइंट से, जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट से देखा जाए तो ये कहाँ तक हकीकत या कहाँ तक बेहतर काम कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उनको आप आवाम की नज़र में नहीं रखेंगे तो हम आपको वो चीज़ें हम आवाम के बीच में डालेंगे और ये हमारे लिए सही है। हो सकता है इनका ये मेथड गलत हो, या लोग कहते हैं गलत है, इनके ऊपर इवन के सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी लगा था, कई साल जेल में रहकर भी समझ चुके हैं। इसी तरह से इनकी जो फंडिंग होती है, इनके फाउंडर हैं जूलियन एसेंट, इनके ऊपर केस भी लगा था, अभी जेल से जेल से छूट के आए हैं। इनको ये एक और यूएस असेंबली एम्बेसी से इस तरह निकाले जैसे किसी बड़े मुस्लिम को घसीट के निकाला जाता है। और उसी एम्बेसी से एक ऐसे कुछ था सर, इक्वाडोर यूएसए ने यूके नहीं सर, लाइमलाइट में कब आया? 2007 ये बनाया था, 2006 में ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी तो बनाने पाया, 2006 में इन्होंने ये बनाया था। लेकिन 2007 में जब इराक वॉर की एक वीडियो इनके लिए दी थी, अगर मतलब परमिशन नहीं सर तो मैं 2 मिनट के लिए चलाना चाहूँगा यूट्यूब पे। 2007 में हेलीकॉप्टर से इनके जो ये आर्मी है वो शूट कर रहे थे, उन्हें हत्या चलते हुए थी और कोई वेपन नहीं थे, हत्या चल रहे थे, उनको ये शूट कर रहे थे। उनकी जो वीडियो बनी थी जो आर्मी ने बनाया था वो इनके हाथ लगी थी, और सिर्फ यही नहीं कि चलते फिरते जब वो लोग लाश इकट्ठा करे उन पर गोलियाँ बरसाई गई थी।
2007 उसके 2010 ऐसे मंजर आम पे जो चीज़ आई। अभी रिसेंटली इनको बैन कर दिया गया 2021 और 22 में लास्ट इनका वीडियो इनके वेबसाइट पर आई है, लेकिन उसके बाद इनको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। इनका कहना यह है कि हमें फंडिंग और दीगर चीज मसाइल की वजह से बंद करना पड़ रहा है और इसी तरीके से जो यूएस के लोग हैं उनके नज़र है इसलिए हम उसको बंद करें उनकी लास्ट में आपने लिखा है चेल्सिया और फॉर्मरली ब्रेडली, उसका क्या मतलब है? लास्ट लाइन कंक्लूजन के लास्ट लाइन ये सराउंड ना इंग्लिश स्लाइड हो लास्ट लाइन देखिए और मर्जी जो आपने लिखा है इसका क्या मीनिंग है? आप देखिए स्लाइड पे बेटा पढ़ना चाहिए। ये जो थे इनके फॉर्मर थे, बाद में उन्होंने जेंडर चेंज करा लिया, ये मर्द थे पहले, बाद में चेल्सिया बन गए, ठीक है? ये बस सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग गेस करें कि किसकी पेंटिंग और कहाँ की पेंटिंग। मार्केट हम्म? बाजार की पेंटिंग। गलत बात है। आप लोग गेस कर स्टार्ट करिए। No royal halls, no golden frame, yet Patna Kalam painting earned its name. अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइना जमील BA सेकेंड ईयर की तालिबा हूँ और आज मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है पटना कलाम पेंटिंग, बिहार्स फॉरगेटन आर्ट्स। और मेरे सुपरवाइजर है डॉक्टर मिराज अहमद मुबारकी सर और मेंटर है PhD तैयब कुलसुम। पटना कलाम पेंटिंग की पटना की क्या कहते हैं बिहार पटना की पेंटिंग है जो 18th सेंचुरी में फ्लोरिश की थी और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है ये मतलब खुद में एक मतलब एक अलग था जिसकी वजह से इन्हें कलाम पेंटिंग के इसे कलाम पेंटिंग के नाम से जाना जाता था। मतलब इसका मतलब इसमें स्टाइल होता है और ये मेनली फोकस करता था कॉमन मतलब मैन पे कॉमन लाइफ स्टाइल पे फोकस करता था और इसका क्या कहता है इसे कंपनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो क्या कहते हैं पटना कलाम पेंटिंग है ये मुगल पेंटिंग से होकर आई थी। शाहजहां के टाइम में क्या कहता है उसको बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, बट क्या कहता है जब औरंगजेब का टाइम आया तो वो उतना इसमें महत्व नहीं दिया था, तो जिसकी वजह से जो वहाँ के रॉयल पेंटर्स थे वो क्या कहता है दिल्ली से यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली से वो सबसे पहले बंगाल मुर्शिदाबाद में आए थे। उसके बाद वहाँ पर भी जब वो हो गया तो वहाँ पर उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो उनकी पेंटिंग को वैल्यू दिया जा रहा है, तो फिर वो पटना में आ गए थे जहाँ पर क्या कहता है पटना के कुछ एरियाज थे वहाँ पर उन्होंने जाकर अपनी पेंटिंग्स को बनाना शुरू किया। और ये जो है क्या कहता है बोल सकते हैं ना कि वहाँ पर क्या कहता है वो उतना लोग नहीं थे, वहाँ पर रॉयल नहीं था मतलब कुछ भी, तो जिसकी वजह से वो कॉमन लाइफ को मतलब कॉमन पीपल पे फोकस किया तो करते थे। और इसके मेन टाइटल्स की बात करते हैं, ये मुगल पेंटिंग है और ये पटना कलाम पेंटिंग है। आपको देखने के बाद खुद मालूम चल रहा होगा कि इसमें एक थीम है और इसमें थीम नहीं। सबसे पहला चीज था कि ये एक थीम के बेस पर होता था और मुगल पेंटिंग के बस रॉयल्टी को दिखाने में और इसमें क्या कहते हैं जितना से अच्छा हो सके। और दूसरा था कि क्या कहते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि बस पेंटिंग को मतलब थीम पर फोकस किया गया है, कैसे लोग होते थे उसको और उसके ओरिजिन को दिखाने पर फोकस किया गया है। मगर मुगल पेंटिंग पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पर भी फोकस किया गया है और हर एक चीज को डिटेल में बनाया गया है। और इन्हें देख सकते हैं इसका जो मेन सेंटर्स था वो पटना था, दानापुर था और आरा था जहाँ पर ये फ्लोरिश हुआ था। आइए कुछ जो मेन ये क्या कहता है ये उस वक्त जो मुस्लिम कल्चर में जो शादी हुआ करती थी उस वक्त की शादी की पिक्चर सिवालिक नाम के एक पेंटर्स थे वो बनाए थे। और दूसरे गोपाल लाल का ये होली का उस वक्त कैसे लेडीज थी वो होकर वेयर करती थी वहाँ पर उसको प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर एक महादेव लाल का है। अगर करंट सिचुएशन देखें तो जब वो क्या कहता है फोटोग्राफी आ गया तो जिसके बाद से इसका डिक्लाइन होता चला गया क्योंकि ये इसका जो हुआ क्या कहता है ना ये फ्लोरिश ही हुआ था इस वजह से क्योंकि इसका डिमांड की वजह से। बाद में जब क्या कहता है ये हुआ क्या देश आ गई और फिर से फोटोग्राफी आई तो इसका डिक्लाइन होता चला गया। और दूसरा ये है कि उतना तो लोग इससे ये महत्व देना बंद कर दिए थे। और क्या कहता है तीसरा है कि अगर इसको देखा जाए अभी क्या तो 2010 में क्या 2010 में
में इसे पटना कलाम का थीम के नाम से कैलेंडर भी शुरू की गई थी। और इसे क्या कहता है, और पटना कलाम पेंटिंग बोल सकते हैं ना कि अभी भी वो महत्व रखता है, क्योंकि ये एक आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो इसे फर्स्ट क्या कहते हैं, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट पेंटिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन है आपसे, ये कलाम है क्या है? नहीं, इसे ना पटना कलाम पेंटिंग कहा जाता था, इसका नाम ही पता था। इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता था, कंपनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पर के जो लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, पहले जो ब्रिटिश लोग थे और जितने भी कंपनी वहाँ पर जो बनाया करते थे, वो यहाँ से फोटो, मतलब फोटोज तो उस वक्त तो था नहीं, उस वक्त वो क्या कहते हैं, वहाँ पेंटिंग को बनाकर और ले जाया करते थे और यूरोप में दिखाने के लिए यहाँ के कल्चर। कलाम से इसलिए नाम बना क्योंकि ये बहुत अलग था, वो रॉयल्टी को दिखाने पर फोकस नहीं करता था। इसे वर्ल्ड की फर्स्ट इंडिपेंडेंट पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अपना पेंट करता था, कॉमन कल्चर को दिखाता था। और पूरी दुनिया में उस वक्त ऐसा यही पेंटिंग था जो कॉमन कल्चर पे फोकस करता था, बाकी सारे जो पेंटर्स थे वो फोकस करते थे। इसमें तुमने लिखा है जो कंक्लूजन है, यूनिक ब्लेंड ऑफ मुगल एंड कंपनी। हाँ, मैंने बताया था। आगे सुनिए सवाल। और इससे पहले 2-3 स्लाइड के पहले तुमने दोनों को कंपेयर किया था, मुगल पेंटिंग। हाँ, आप अपने कंक्लूजन में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हो, मुगल पेंटिंग नहीं है वो ये। वापस जाना उस स्लाइड पे, मुगल पेंटिंग वाले पे। कलाम पेंटिंग में क्या थी? यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर कॉमन लाइफ को दिखाया जा रहा है कि उस वक्त लोग कैसे कपड़े पहनते थे, और उस वक्त देख सकते हैं कि वो तो पानी घड़ा में ले जाने के मतलब कैसे ले जाया करते थे, वो तो थीम दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ थीम नहीं है, अब इसको क्या कह सकते हैं कि थीम हो सकता है ये। हाँ, थीम हो सकता है, थीम कैसे नहीं है? नहीं, अगर जहाँ थीम से क्या कहना है? इसमें भी बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड में कोई बात नहीं, बैकग्राउंड पे पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड है। ना सर जो बोल रहे हैं सही होती सर, आपने सही बताया, very अच्छी हुई। समझ लो बेटा जो सवाल पूछ रहा था। नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा था सर। आप जो आपने कहा था उसका नहीं, इसमें हाँ एक बात और मैं बताना भूल गई कि ये ना ब्रश से बनाया जाता था, इसमें कोई आउटलाइन नहीं होता था, तो ये कलम से नहीं ओरिजिन हुआ है, ये क्या कहता है ब्रश से इसको बनाया जाता था बिना आउटलाइन का। मैप में अगर मैप वाला किया ये तो मुर्शिदाबाद में नजर, आप बताइए। तो ये बंगाल है, बंगाल कहाँ पे मैप में भारत है? बात बिहार के वो क्या कर, ये तो नॉर्थ ईस्ट में है। नहीं वहाँ पर रुके, वो पटना में रुके। आपको बता दिए जाना है तो आप मुर्शिदाबाद। नहीं, वो वहाँ पर आए थे, वहाँ पर जो तो मैंने रिलेट करके बताया ताकि समझ में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे बनाना। आप नेपाल चली गई हैं, नेपाल दिखा रही हैं आप। वो सर वो बनाने मुश्किल हो सकता है। सॉरी सर, एक्यूरेसी नहीं है। हाँ गुड चाइना